आज हम लेकर आए हैं एक नई और दिलचस्प सर्वाइवल मिनी सीरीज की कहानी जो हाल ही में रिलीज हुई है और पूरा मजा एक ही वीडियो में समेट दिया गया है। इसका नाम है ला पाल्मा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। स्पेन के एक खूबसूरत आइलैंड्स के ग्रुप में, जिसे कैनरी आइलैंड्स कहते हैं, एक शानदार आइलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम है ला पाल्मा। ये आइलैंड एक ऐसा जादुई स्पॉट है जो दिल जीत लेता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, स्नेक जैसे दिखने वाली पहाड़ियां और दिलकश बीचेस हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसके साथ ही यहाँ के वोल्केनो भी टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है और इस वजह से हर वक्त यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज भी एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स बोट में बैठकर इस सुंदर आइलैंड पे पहुंचा है, तैयार एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए जो पानी के बीच एक अलग ही थ्रिल देने वाला है। अब सीन एकदम शांति भरा है। पानी के ऊपर बोट चुपचाप खड़ी है और लोग मजे में अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक औरत, जो थोड़ी एडवेंचर लवर टाइप लगती है, पानी में डाइविंग के लिए कूद पड़ती है। सब लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन अचानक कुछ अजीब सा होता है। पानी में से जैसे बबल्स उबलने लगते हैं और देखते ही देखते समंदर का पानी गर्म होने लगता है, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर। कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है और तभी पानी के अंदर से धुआं निकलने लगता है। सबके होश उड़ जाते हैं। ये धुआं आ कहां से रहा है? बोट पे बैठे लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से बोट मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बोट का नीचे का हिस्सा टूट जाता है और ये गर्म उबलता हुआ पानी बोट के अंदर घुसने लगता है। टूरिस्ट्स के लिए ये एक खतरनाक नाइटमेयर बन जाता है। कुछ ही पलों में सब लोग इस बॉइलिंग वाटर में डूबकर मर जाते हैं, एक दर्दनाक और हॉरिफाइंग तरीके से। यहां से कहानी एकदम सीधा कट लेती है ला पाल्मा के एक होटल की तरफ, जहां एक छोटा सा परिवार पहुंचता है। एक कपल और उनके 2 बच्चे। हस्बैंड का नाम फ्रेडरिक और वाइफ का नाम जेनिफर है। इनकी बेटी का नाम सोफिया और बेटे का नाम बर्नार्ड है। ये लोग ला पाल्मा आइलैंड पे क्रिसमस की छुट्टी मनाने आए हैं और एक खास बात यह है कि ये परिवार हर साल यहाँ आता है। हर बार ये लोग इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, थोड़ी सी पीस के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। इसी वजह से होटल का स्टाफ इन्हें अच्छे से पहचानता है। जैसे ही ये लोग होटल में एंटर करते हैं, स्टाफ बड़े प्यार से इनका वेलकम करता है। इस बार तो स्टाफ बोलता है, सर आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए हैं, इसलिए इस साल हमने आपके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है और वो भी नॉर्मल रूम के रेट पे। ये सुनकर फ्रेडरिक और जेनिफर के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो लोग खुशी से स्पेशल रूम की चाबी लेते हैं और अपने नए रूम की तरफ बढ़ते हैं। रूम सच में शानदार है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक अलग ही वाइब मिलती है। तभी सोफिया को रूम में एक ईयर रिंग मिलती है और दोस्तों, ये वही ईयर रिंग है जो उस लड़की की थी जो स्टोरी के शुरू में डाइविंग के लिए पानी में कूदी थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये वही रूम है जो शुरू में उस डाइविंग वाली टूरिस्ट को दिया गया था और अब ये फ्रेडरिक के परिवार के हाथ लग गया है। लेकिन अभी के लिए हम इस रूम से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं आइलैंड के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में, जहां का स्टाफ पूरा दिन इस आइलैंड के जियोलॉजिकल चेंजेस पर नजर रखता है। ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। इन्हें पता है कि वोल्केनोज कहाँ एक्टिव हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स कब आ सकते हैं और जमीन के अंदर क्या चल रहा है। इस इंस्टीट्यूट की मेन जियोलॉजिस्ट है मारिया, एक स्मार्ट और अलर्ट लेडी जो हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान रखती है। उसे न्यूज़पेपर और न्यूज के जरिए पता चलता है कि वो टूरिस्ट बोट जो गायब हो गई थी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सारे टूरिस्ट्स मर गए। पेपर में लिखा है कि ये बस एक सिंपल एक्सीडेंट था, लेकिन इंस्टीट्यूट के हेड हेनरी को ये बात हजम नहीं होती। हेनरी को लगता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई जियोलॉजिकल रीजन होगा। मतलब आइलैंड की जमीन में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है। उसे शक है कि ये किसी बड़े डिजास्टर की शुरुआत भी हो सकती है।
और इसी वजह से वो मारिया और उसके कलीग क्लेटन को बोलता है कि सारे ट्रांसमीटर्स का डेटा चेक करो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, कुछ ट्रांसमीटर्स काम ही नहीं कर रहे, डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा और ये बात मारिया और क्लेटन को टेंशन दे देती है। वो दोनों फैसला करते हैं कि ट्रांसमीटर्स को फिजिकली चेक करना पड़ेगा और इसीलिए वो लोग आइलैंड के एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वहां एक गुफा है जिसके बाहर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और थैंकफुली ये वाला तो ठीक से डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अब वो लोग गुफा के अंदर के ट्रांसमीटर को भी चेक करना चाहते हैं। जैसे ही वो गुफा में घुसने लगते हैं, उन्हें एक अजीब चीज दिखती है। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी आने की कोई वजह नहीं थी। और जब वो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें ढेर सारी डेड रूट्स दिखती हैं जो जमीन में पड़ी हुई हैं। ये सब देखकर उनके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, ये पानी कहां से आ रहा है? ये रूट्स क्यों मर गए? क्या सच में यहां कोई बड़ा खतरा नजदीक आ रहा है? मारिया और क्लेटन गुफा में खड़े हैं और उन्हें यकीन हो चला है कि नेचर में कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। वो लोग वहां टपक रहे पानी का सैंपल लेते हैं और अपने साथ एक डिवाइस से गुफा की हवा को भी चेक करते हैं। रिजल्ट देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस की मात्रा हद से ज्यादा है। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा क्रेटर दिखता है, इतना बड़ा कि वो उसमें फंस जाते हैं और ऊपर से उनका ट्रांसमीटर भी टूट जाता है। अब सोचो, इतना बड़ा क्रैक कैसे बना? ये सवाल क्लेटन के दिमाग में घूमता है और वो जल्दी से गुफा से निकलकर ऑफिस की तरफ भागता है ताकि अपने चीफ हेनरी को सब कुछ बता सके। मारिया बोलती है, हेनरी, मुझे लगता है सुनामी आ सकता है, हमें आइलैंड के लोगों को वार्न करना चाहिए। लेकिन हेनरी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, बिना सॉलिड प्रूफ और डेटा के हम लोगों को यहां से नहीं भेज सकते। सब हमें पागल समझेंगे और अगर कल डिजास्टर नहीं हुआ तो हमारी बात का भरोसा कौन करेगा? हेनरी का पॉइंट भी सही है। वो चाहता है कि पहले पूरा डेटा कलेक्ट हो ताकि ये कंफर्म हो सके कि डिजास्टर सच में आने वाला है या नहीं। तभी क्लेटन मारिया को याद दिलाता है, 3 साल पहले भी ऐसे ही सिम्पटम्स दिखे थे। उस वक्त हमने बिना सॉलिड डेटा के लोगों को क्वारंटीन किया और आइलैंड से भगा दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए हेनरी को डर है कि इस बार भी अगर हम गलत निकले तो लोग हम पर से भरोसा उठा लेंगे। ये सुनकर मारिया भी सोच में पड़ जाती है। सच में अगर गलत वार्निंग दी तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि आइलैंड पे क्या होने वाला है। मारिया घर जाती है और अपने सिस्टम पे चेक करती है, अगर सुनामी आया तो क्या नुकसान होगा, कितना एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी उसका छोटा भाई ब्रैड वहां आता है जो एक ड्राइवर है। वो बोलता है, आज डाइविंग के वक्त मैंने देखा हजारों कछुए एक साथ दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सुनकर मारिया के दिमाग में एक और सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये एनिमल्स भी कोई डेंजर फील कर रहे हैं? अब सीन शिफ्ट होता है फ्रेडरिक और जेनिफर के परिवार के पास, जो होटल के रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। उनका बेटा बर्नार्ड थोड़ा अलग है, वो न्यूरो डाइवर्जेंट है। मतलब जैसा नॉर्मल लोग सोचते या चीजों को प्रोसेस करते हैं, बर्नार्ड का दिमाग उससे अलग तरीके से काम करता है। वो मेनू से एक डिश ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो डिश आती है तो वो उसकी फोटो से कंपेयर करता है और बोलता है, ये बिल्कुल अलग लग रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। फ्रेडरिक उसे समझाता है और खाने के लिए कन्विंस करता है। तभी सोफिया दूसरी टेबल पर जाती है जहां एक लड़की चार्ल्स बैठी है। चार्ल्स सोफिया को देखकर स्माइल करती है और सोफिया भी बड़े प्यार से रिटर्न में स्माइल देती है। लंच के बाद सोफिया स्विमिंग पूल के पास बैठती है और तभी चार्ल्स वहां आती है और बोलती है, हम भी यहाँ वेकेशन पे आए हैं, अगर तुम फ्री हो तो बीच पे चलकर थोड़ा फन करते हैं। सोफिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है और कहती है, मेरा भाई स्विम कर रहा है और वो न्यूरो डाइवर्जेंट है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यह सुनकर चार्ल्स थोड़ा समझदारी से नोट करती है, लेकिन कहानी में अब एक नया कनेक्शन बनने की शुरुआत हो चुकी है। फ्रेडरिक सुनता है सोफिया और चार्ल्स की बात और बोलता है, अरे वाह, नई जगह पे नई फ्रेंड मिल गई, बीच पे जाने का चांस है।
तुम दोनों जाओ, मैं बर्नार्ड का ख्याल रख लूंगा। सोफिया खुशी से चार्ल्स के साथ निकल पड़ती है और फ्रेडरिक पुल साइड पे बर्नार्ड पर नजर रखता है। उधर होटल स्टाफ जेनिफर से बड़ी चीयरफुल बातें कर रहा है, लेकिन फ्रेडरिक को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि स्टाफ उसकी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और इससे वो थोड़ा जलन महसूस करता है। पर जैसे ही वो पूल की तरफ मुड़ता है, बर्नार्ड वहां नहीं दिखता। फ्रेडरिक के दिल में डर बैठ जाता है और वो जल्दी से उसे ढूंढने लगता है। इस बीच सोफिया बीच पर चार्ल्स के साथ पहुंचती है और तभी फ्रेडरिक वहां आता है और पूछता है, बर्नार्ड यहां आया क्या? सोफिया भी टेंशन में आ जाती है और बोलती है, वो गया कहां? दोनों मिलकर बर्नार्ड को हर जगह ढूंढते हैं और फाइनली वो एक छोटी सी चट्टान पर खड़ा दिखता है, समुद्र की तरफ देखते हुए। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारी कछुए एक साथ कहीं माइग्रेट कर रही हैं। ये सीन देखकर उनके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। फ्रेडरिक का परिवार वापस आता है और तभी वही होटल स्टाफ जेनिफर से कहता है, मैंने आपके लोकल टूर के लिए एक जबरदस्त कार अरेंज की है। ये सुनते ही फ्रेडरिक की जलन और भड़क जाती है। जैसे ही स्टाफ वहां से जाता है, वो जेनिफर पर जानवर चिल्लाता है, ये बंदा तुझसे इतनी बातें क्यों कर रहा था? दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है और ये सब सुनकर बर्नार्ड और सोफिया परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स का झगड़ा उनकी वजह से हो रहा है। इस बीच हेनरी को एक खौफनाक रिपोर्ट मिलती है। जो इंस्टीट्यूट का हेड है, आइलैंड के एक डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे कुछ डेड बॉडीज की फोटोज दिखाता है। ये वही लोग हैं जो कहानी की शुरुआत में नाव टूटने से समुद्र में मारे गए थे। डॉक्टर कहता है, ये लोग पानी में डूब कर नहीं मरे, बल्कि उबलते पानी में जलकर मरे। मैं पक्का कह सकता हूं कि उस वक्त समुद्र का पानी उबल रहा था और टॉक्सिक गैसों ने इनकी जान ली। हेनरी के कान खड़े हो जाते हैं। उसे शक होने लगता है कि सुनामी का खतरा सच में रियल है। उधर मारिया और क्लेटन गुफा से लिए गए पानी के सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि पानी में मिनरल्स बहुत कम हैं और वो पानी गुफा की छत से टपक रहा था। मतलब जिस क्रैक में उनका ट्रांसमीटर फंसा था, वो गुफा के ऊपर से शुरू हुआ था। मारिया और क्लेटन इस बात की गहराई तक जाने के लिए वापस गुफा पहुंचते हैं और उनका शक बिल्कुल सही निकलता है। गुफा के ऊपर एक बड़ा सा क्रैक है। ये क्रैक बताता है कि या तो ज्वालामुखी फटने वाला है या कोई और बड़ा प्राकृतिक आपदा आने वाली है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो लोग अपने इक्विपमेंट से क्रैक को मेजर करते हैं और सीन सीधे फ्रेडरिक के होटल रूम में शिफ्ट होता है। वहां फ्रेडरिक को एक छोटी सी वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेता और इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हेनरी अपनी रिसर्च से ये कंक्लूजन निकालता है कि एक बड़ी समस्या सिर पर मंडरा रही है। इस बीच मारिया और क्लेटन पहाड़ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि अचानक वहां से एक जोरदार भूकंप शुरू हो जाता है। क्रैक से धुआं निकलने लगता है, टॉक्सिक गैस वाला धुआं। दोनों अपनी नाक बंद करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन धुआं इतना घना है कि सब कुछ छिप जाता है। मारिया को कुछ टूरिस्ट कैंपिंग करते हुए दिखते हैं और वो उन पर चिल्लाती है, यहां से जल्दी भागो, ये टॉक्सिक गैस है, कपड़ा गीला करके नाक पे बांध लो। इंस्ट्रक्शंस देकर वो भी भागती है, लेकिन धुएं में विजिबिलिटी 0 हो जाती है। अचानक मारिया स्लिप कर जाती है और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो पानी में डूब रही है। फ्रेडरिक और जेनिफर के बीच सुलह हो जाती है और वे माउंटेन व्यू का आनंद लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें रोकता है और चेतावनी देता है, वहां मत जाओ, खतरनाक गैस निकल रही है, 2 पर्यटक पहले ही मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही जेनिफर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे यह तक पता नहीं था कि बर्नार्ड कभी खो गया था। कमरे में आते ही जेनिफर फ्रेडरिक पर भड़क जाती है, तुमने अपने बेटे का ध्यान क्यों नहीं रखा? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है कि बर्नार्ड सामान्य बच्चा नहीं है, उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। यह बात तुम्हें मालूम नहीं थी क्या? फिर भी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? फ्रेडरिक भी गुस्से में आ जाता है और जेनिफर पर चिल्लाने लगता है,
दोनों के झगड़े में एक बड़ा खुलासा होता है। फ्रेडरिक के मुंह से निकल जाता है कि सोफिया उसकी असली बेटी नहीं है। यह बात सुनकर सोफिया का दिल टूट जाता है। वह रोती हुई कमरे से बाहर निकलती है और अपने अंकल जॉन को कॉल लगाती है, जो नॉर्वे के विदेश मामलों के मंत्रालय में काम करता है। सोफिया बोलती है, अंकल, मैं इनके साथ इस छुट्टी पर नहीं रहना चाहती, कृपया मेरी टिकट बुक कर दो, मैं वापस आना चाहती हूं। लेकिन जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, बेटा, यह बस कुछ दिनों की बात है। हर घर में माता पिता के बीच लड़ाई होती है, उनकी बातों को इतना गंभीरता से मत लो, छुट्टी का आनंद लो और फिर वापस आ जाना। सोफिया को यह जवाब उम्मीद के विपरीत लगता है, इसलिए वह कॉल काट देती है। फिर उसने अपने अंकल से भेजे गए कुछ पैसे बचाकर रखे थे, उन्हीं से खुद अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर ली और एयरपोर्ट चली गई। फ्लाइट में बैठते ही सोफिया को चार्ल्स का मैसेज आता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी पॉजिटिव हो। वह लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, बस दोस्त है। उधर सीन ला पाल्मा के मेयर ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां मरिया और हेनरी मेयर को अपनी ताजा रिसर्च बताते हैं। मेयर कहती है, अगर यह फॉल्स अलार्म हुआ तो लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। सोच समझकर बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुनामी आने वाली है? हेनरी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, हां, हमारी रिसर्च यही कह रही है। अगर जल्दी से लोगों को यहां से नहीं निकाला गया तो बड़ा जान माल का नुकसान होगा। अगले सीन में मरिया और हेनरी ऑफिस पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह प्राकृतिक आपदा 3 चरणों में आएगी। पहले ज्वालामुखी फटेगा, फिर उसकी राख और घना धुआं फैलेगा और आखिर में उबलता हुआ लावा बाहर निकलेगा। ऊपर से वह दरार भी तेजी से बढ़ रही है, किसी भी वक्त लावा बाहर आ सकता है। हेनरी घबराकर कहता है, जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को सूचित करो। लेकिन दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी, ज्वालामुखी फट चुका था, सड़कों पर घना धुआं फैल गया था और पर्यटक डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। फ्रेडरिक भी चिंतित था कि अब क्या करे। सोफिया की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन ज्वालामुखी राख में फंस जाती है, इंजन में आग लग जाती है और विमान फ्रेडरिक के सामने ही क्रैश हो जाता है। फ्रेडरिक हैरान रह जाता है और तभी जॉन का कॉल आता है। सोफिया वापस आना चाहती थी, मुझसे टिकट बुक करने को कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह सुनते ही फ्रेडरिक और जेनिफर को एहसास होता है कि सोफिया शायद उसी फ्लाइट में थी। वे डर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। उधर फ्लाइट क्रैश के बाद घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फ्रेडरिक और जेनिफर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जेनिफर जब सोफिया को नहीं पाती तो रोने लगती है, मेरी बेटी कहां है? फ्रेडरिक उसे चुप कराता है और बाहर ले जाता है। अब सीन मारिया और हेनरी पर शिफ्ट होता है, जो मेयर और सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मेयर आखिरकार लोगों को सुरक्षित निकालने की अनुमति दे देती है। हेनरी अपने स्टाफ से कहता है, तुम सब अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित जगह पर चले जाओ, मैं यहां रुकूंगा, मुझे और रिसर्च करनी है। मरिया समझ जाती है कि हेनरी नहीं आएगा और वह संस्थान छोड़कर चली जाती है। घर जाकर वह ब्रैड को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं उठता। इधर फ्रेडरिक और जेनिफर फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट चेक करते हैं और उन्हें राहत मिलती है, सोफिया का नाम लिस्ट में नहीं था। इसका मतलब वह उस फ्लाइट में नहीं थी। घर वापस आते ही वे सोफिया को वहां बैठा पाते हैं। दोनों उसे देखकर गले लगा लेते हैं और भावुक होकर कहते हैं, बेटा, हम आगे से कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे, बस हमें छोड़कर मत जाना। उस रात सोफिया पूल साइड बैठी होती है और चार्ल्स वहां आता है। सोफिया कहती है, तेरे मैसेज की वजह से मैं जिंदा हूं, अगर वह नहीं आता तो मैं उस फ्लाइट में होती और शायद अब बचती नहीं। चार्ल्स भी इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर मरिया को पता चलता है कि ब्रैड एक बार में है। वह वहां जाती है और पुलिस एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जाती है। मरिया को लगता है कि वह ब्रैड है, लेकिन पुलिस उसे रोकते हुए कहती है कि वह कोई और है। पुलिस से उलझने की वजह से मरिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली सुबह ब्रैड मारिया को जेल में देखने आता है और कहता है, सॉरी, मैं कॉल नहीं उठा पाया, मेरी वजह से तुझे परेशानी हुई, टेंशन मत ले, मैं तुझे जल्दी बाहर निकालूंगा। फिर
हम आइलैंड छोड़ देंगे। नॉर्वे में जॉन विदेशी मामलों के मंत्रालय की मीटिंग बुलाता है, जहां यह तय होता है कि ला पाल्मा में फंसे नॉर्वेजियन टूरिस्ट्स को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। जॉन जेनिफर को इसकी जानकारी देता है। इसी बीच और सोफिया अपनी मां से कहती हैं, मुझे लड़के पसंद नहीं, मैं समलैंगिक हूं। जेनिफर उसे समझती है और सपोर्ट करती है। सोफिया खुशी से स्विम करने लगती है, लेकिन तभी जॉन का कॉल आता है, जल्दी ला पाल्मा छोड़ दो। जेनिफर टेंशन में पैकिंग करने लगती है। सोफिया चार्ल्स को बताने जाती है, लेकिन वह नहीं मिलता। आखिर में वे लोग एक कार चुरा कर बोट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और तभी कार का मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब क्या होगा? सस्पेंस अपने अगले स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रेडरिक, जेनिफर और सोफिया कार चुराकर बीच पर पहुंचते हैं और बोट पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कार का मालिक वहां आ जाता है और फ्रेडरिक को पीटना शुरू कर देता है। तूने मेरी कार चुराई, हिम्मत कैसे हुई? फ्रेडरिक अपने परिवार को बोट पर चढ़ने को कहता है और वे चढ़ जाते हैं, लेकिन कार ऑनर फ्रेडरिक को छोड़ने को तैयार नहीं है। फ्रेडरिक उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने दो। वह पैसे लेकर फ्रेडरिक को छोड़ देता है और फ्रेडरिक बोट की तरफ भागता है, लेकिन दोस्तों तब तक बोट निकल चुकी होती है। अब पता नहीं अगली बोट कब आएगी और फ्रेडरिक वहां अकेला फंस जाता है। जेनिफर बोट रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। उधर मारिया चार्ल्स को कॉल करती है, हमें इन्फो मिली है कि यहां सुनामी का खतरा है, तुम जल्दी आइलैंड छोड़ दो। लेकिन सिग्नल इतना कमजोर होता है कि बात बीच में ही कट जाती है। जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में हेनरी सिस्टम्स पर स्थिति मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन पर नो सिग्नल आ जाता है। इसका मतलब सभी ट्रांसमीटर्स बंद हो गए हैं। हेनरी समझ जाता है कि सुनामी तय समय से पहले आ रही है और वह अधिकारियों से कहता है, जल्दी से वार्निंग अलार्म बजाओ ताकि लोग यहां से भाग सकें। क्लेटन, जो कोमा में था, अचानक होश में आता है और हैरान होकर पूछता है, यहां इतना हंगामा क्यों है? थोड़ी देर बाद एक नाव आती है और फ्रेडरिक उसमें चढ़ने लगता है। नाव पूरी तरह भर चुकी होती है, लेकिन एक महिला अपने बच्चे के साथ आती है और कोई उसे जगह नहीं देता। फ्रेडरिक नाव से उतर जाता है और उस महिला को अपनी सीट दे देता है। उधर पुलिस स्टेशन में वह मारिया को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, आपातकालीन स्थिति है, सुनामी आने वाली है, इस लड़की को जाने दो। लेकिन पुलिस अधिकारी नियम बताने लगते हैं, हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। इस बीच क्लेटन ऑफिस पहुंचता है, जहां केवल हेनरी मौजूद होता है। हेनरी कहता है, ऐसे आपदाएं हजारों सालों में एक बार आती हैं, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। अगर बच गया तो यह दृश्य फिर से देखने को कब मिलेगा? क्लेटन भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है, मैं भी यहीं रुकूंगा और अपना अंत देखूंगा। फिर दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं, एक अलग ही स्तर की दीवानगी। सरकार लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल सुनामी की खबरें दिखाने लगते हैं। नॉर्वे में जॉन तनाव में है, मेरी बहन और उसका परिवार सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं? वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुरोध करता है, कृपया मेरी फैमिली को बचाने का कोई तरीका बताओ। लेकिन सीनियर अधिकारी गुस्से में कहती है, तुमने गोपनीय जानकारी अपनी फैमिली से साझा की और अब मुझसे मदद मांग रहे हो। बाकी लोगों की तरह तुम्हारी फैमिली भी बच जाएगी, ज्यादा उम्मीद मत रखो। जॉन समझ जाता है कि उसे खुद कुछ करना होगा। वह अपने एक दोस्त से मिलता है जो वेब रिसर्च करता है। उधर फ्रेडरिक ला पाल्मा में फंसा हुआ है, आखिरी नाव भी जा चुकी है और एयरपोर्ट बंद हो गया है। वह निराश होकर कहता है, सब खत्म हो गया। वह जेनिफर को आखिरी बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल कट जाता है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन पर सुनामी की सूचना आती है और पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं। ब्रैड जेल की चाबी लेकर मारिया को आजाद कर देता है और बाकी कैदी भी भाग जाते हैं। मारिया और ब्रैड बाहर निकलते हैं, लेकिन ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रैड कहता है, हमें जल्दी से यह द्वीप छोड़ना होगा। फ्रेडरिक पूछता है, कैसे जाएंगे? आखिरी नाव तो जा चुकी है। ब्रैड जवाब देता है, मैं ड्राइवर हूं, मेरी एक नाव है, मेरे साथ चलो।
तीनों नाव के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी जेल से भागा एक कैदी बंदूक लेकर आता है और धमकी देता है, मुझे नाव दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ब्रैड शांतिपूर्वक कहता है, तू भी साथ चल, हम सब बच जाएंगे। लेकिन वह कैदी फोन पर किसी से बात करता है, मेरे और साथी हैं, यह नाव उनके लिए काफी है, तुम लोग नाव छोड़ो और चुपचाप चले जाओ। ब्रैड गुस्से में उस कैदी से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान उसे गोली लग जाती है। मारिया डर जाती है और ब्रैड के पास जाती है, लेकिन फ्रेडरिक कैदी पर हमला कर देता है। कैदी फ्रेडरिक को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर मार देता है, जिससे वह खत्म हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि ब्रैड भी मर जाता है। मारिया रोने लगती है, लेकिन फ्रेडरिक उसे नाव की ओर खींचता है। तभी कैदी के साथी वहां आ जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक के पास अब उस कैदी की बंदूक होती है, जिससे वे डर जाते हैं। किसी तरह फ्रेडरिक और मारिया नाव लेकर भाग निकलते हैं। उधर जॉन का रिसर्चर दोस्त कहता है, द्वीप पर एक सुरक्षित स्थान है जो सुनामी से कुछ हद तक बचा सकता है, बचने की 50% संभावना है। जॉन अपने वरिष्ठ अधिकारी को उस सुरक्षित स्थान के निर्देश देता है, लेकिन वह कहती है, इसमें केवल 50% संभावना है कि सुनामी वहां नहीं आएगी। तुम्हारी यह अतिरिक्त रिसर्च बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। उधर हेनरी और क्लेटन का दृश्य आता है। दोनों ने सुरक्षात्मक गियर पहना और ज्वालामुखी के पास चले गए। उनका प्लान था कि वे ज्वालामुखी के फटने का दृश्य देखेंगे और जलते हुए लावा का आनंद लेंगे। दोनों ज्वालामुखी के पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां से लावा निकलते हुए देखते हैं और अजीब सी खुशी में डूब जाते हैं। इसके बाद दृश्य जेनिफर के परिवार पर जाता है, जो दूसरे द्वीप के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सोफिया को चार्ल्स दिखता है और वह खुशी से पागल हो जाती है कि वह भी बच गया, लेकिन चार्ल्स के पास वेस्ट बैंड नहीं होता। सोफिया अपने पिता फ्रेडरिक का वेस्ट बैंड उसे दे देती है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेडरिक अब नहीं आएगा। तभी ज्वालामुखी से लावा की लहरें निकलती हैं और एक विशाल सुनामी शुरू हो जाती है, इतनी जोरदार कि एयरपोर्ट तक उसकी गूंज सुनाई देती है। जेनिफर और बर्नार्ड प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जेनिफर को कुछ अजीब लगता है। वह प्लेन से उतर जाती है क्योंकि उसे सोफिया को खोजना है। इस बीच सोफिया और चार्ल्स फ्लाइट में बैठ जाते हैं, बिना यह जाने कि जेनिफर उतर चुकी है। उधर फ्रेडरिक और मारिया नाव पर हैं, लेकिन सुनामी की लहरें उनकी ओर बढ़ रही हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी ओर जॉन ला पाल्मा के लोगों को सुरक्षित स्थान की जानकारी देना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें। वह अपनी वरिष्ठ अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस जाता है और माइक पर बोलता है, जो लोग ला पाल्मा में फंसे हैं, कृपया इस सुरक्षित स्थान के निर्देशों पर जाएं, यहां बचा जा सकता है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और हर किसी के फोन पर स्थान का संदेश आ जाता है। जेनिफर के फोन पर भी वही संदेश आता है, लेकिन सिग्नल कट जाता है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि निर्देश क्या हैं और उन्हें मैप पर कैसे देखें। लेकिन जो लोग होशियार होते हैं वे स्थान का पता लगाते हैं और वहां की ओर भागने लगते हैं। मारिया को भी यह संदेश मिलता है और वह फ्रेडरिक के साथ उसी दिशा में नाव चलाती है। पीछे सुनामी की एक विशाल लहर उन्हें निगलने वाली होती है, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक और लहर आती है। दोनों टकराती हैं और सुनामी की गति कम हो जाती है। यह एक चमत्कार ही था जिसने उन्हें बचा लिया। कहानी के इस रोमांचक अंत ने सबका दिल जीत लिया। अगर आपको यह कहानी, इसकी व्याख्या और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।